दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर भारी गिरावट भी हुई। इसके पीछे वजह की कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। तो प्रॉफिट गिरने की वजह क्या है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस बार कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट क्यों कम हुआ, तो उसके पीछे भी वजह है जिसको मैनेजमेंट की तरफ से क्लियर किया गया, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, तो कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। वेदांता प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी कही जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी मर्जर को लेकर भी कंपनी का जो लेटेस्ट बयान है उसको जानेंगे, कब तक डी मर्जर होगा। और हिंडबर्ग की जो तरह से यहाँ पे वॉइस और रिसर्च ने भी एक जो रिपोर्ट जारी की थी उसको लेकर भी अपडेट है। और जेपी एसोसिएट का जो अधिग्रहण करने जा रहे हैं उसको लेकर भी लेटेस्ट अपडेट है। उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता के कारोबार की बात करें, 494 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.50% की गिरावट देखने को मिली। तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे दबाव देखने को मिला। वैसे आज स्टॉक के अंदर कोई खास तेजी भी नहीं थी। आप देखिए शुरुआत लगभग फ्लैट ही हुई थी और उसके बाद में इसमें दबाव की ही स्थिति बनी और फाइनली कमजोर रिजल्ट ने यहाँ पे गिरावट और बढ़े। तो ये देख सकते हो कि इस बार कंपनी का रिवेन्यू शानदार बढ़ा है। 39,868 करोड़ के आसपास रिवेन्यू रहा है, जो पिछले एक साल पहले 37,634 करोड़ के आसपास था। तो ये क्लियर है कि रिवेन्यू बढ़ा है, इसका मतलब बिजनेस तो बढ़ा है। तो रिवेन्यू बढ़ने के बाद भी यहाँ पे देखो कि नेट प्रॉफिट में कमी क्यों आई। तो ये देख सकते हो कि तो क्यों गिरा है नेट प्रॉफिट। तो क्वार्टर टू में देखो कि ये जो इस बार प्रॉफिट है 1798 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो ये 4352 करोड़ के आसपास था। बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है, करीब 59% के आसपास की गिरावट हुई है प्रॉफिट के अंदर। अब यहाँ पे कंपनी के बेसिक अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस की बात करें तो इसमें भी भारी गिरावट हुई है। ये देखिए शेयर की जो कमाई 11.26 रुपीज से घट के 4.61 रुपीज के आसपास आ गई है। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि नुकसान तो हुआ है। एबिटाडा लेकिन अगर आप देखें तो मजबूत हुआ है कंपनी का। जो इस समय एबिटाडा देखें तो टोटल सेगमेंट एबिटाडा 10,364 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल था जो बढ़ के इस बार 11,612 करोड़ तक पहुंच गया है। तो एबिटाडा मजबूत हुआ है कंपनी। तो अब सवाल निकल के आता है कि जब एबिटाडा बढ़ा तो प्रॉफिट क्यों गिरा, ये सबसे बड़ी बात है। तो एबिटाडा बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट का जो मुख्य कारण है इस तिमाही में हुआ 2067 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस। आप देखो कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है कि ये जो घाटा है मुख्य दो वजह से हुआ है। कंपनी का जो प्रॉफिट इस बार कम हुआ है, तो पहला जो रीजन है उसमें कंपनी की जो सब्सिडीज कंपनी है तलवंडी साबो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी टीएसपीएल, उसको 1407 करोड़ रुपए का एक राइट ऑफ करना पड़ा है। यानी इस जो पैसे को रकम को उन लोगों को बट्टा खाटा में डालना पड़ा है। ये रकम राइट ऑफ हुई है, एक तरह से कंपनी को ये नुकसान हुआ है 1407 करोड़ का इनकी सब्सिडीज कंपनी को। यह मामला मेगा पावर बेनिफिट से जुड़ा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कंपनी के खिलाफ आया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से इनको ये 1407 करोड़ की इनकी सब्सिडीज कंपनी के अंदर लॉस हुआ, क्योंकि ये सारी की सारी रकम है जो इनको राइट ऑफ करनी पड़ी, जो इनको अब नहीं मिलने वाली है। दूसरा जो प्रॉफिट गिरने का लॉ ये रीजन बना वो है टीएसपीएल ने सेपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के साथ एक सेटलमेंट किया है। इस सेटलमेंट के तहत 660 करोड़ रुपए रकम का भुगतान किया गया है, जिसे एक्सेप्शनल लॉस के तौर पे दिखाया गया है। तो ये एक और रकम है। इसमें इस तरह से आप देखिए दोनों मिला के देखें तो करीब 2000 करोड़ रुपए की रकम है जो इनकी प्रॉफिट में कम हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट इस बार लॉस में बदल गया है। तो ये देख सकते हो कि ये जो प्रॉफिट कम हुआ इसके पीछे वजह आप देखो कि कंपनी का जो 2060 करोड़ रुपीस का जो वन टाइम कॉस्ट का जो सेटलमेंट इन्होंने किया है इसकी वजह से हुआ, जबकि पिछले साल 1868 करोड़ रुपीस का इनको एक्सेप्शनल गेन हुआ था। इस बार एक्सेप्शनल लॉस हुआ है। तो ये वजह हुई है। मुख्य बिजनेस से इनके कमी नहीं आई, मुख्य बिजनेस तो काफी तेजी से बढ़ ही रहा है। अगर हम सालाना आधार पर बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशनल जो रेवेन्यू कंपनी का वो 5.94% की जंप के साथ 39,868 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये 16% की जंप के साथ देख सकते हो कि 11,397 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले एक साल पहले 9,918 करोड़ के आसपास था। और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार हुआ है, जो 26.1% था एक साल पहले, वो बढ़ के 28.6% के आसपास पहुंच गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा है, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इन्होंने जो इनकी सब्सिडीज कंपनी के जो कुछ सेटलमेंट है पुराने मामले, उसकी वजह से ये प्रॉफिट कम हुआ है। यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान कर दिया, 16 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले शेयर पे, हर शेयर पे आपको 16 रुपये का कंपनी डिविडेंड देगी। और फाइनेंशियल 2025-26 के लिए कंपनी ने 23 रुपीज़ का डिविडेंड का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। तो आप देख ही सकते हो कि लगातार अच्छा डिविडेंड मिल रहा है। और आपने समझ लिया होगा कि ये जो इस बार कंपनी का प्रॉफिट गिरा था उसके पीछे वजह कुछ और है, बिजनेस पे कहीं कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिजल्ट को लेकर वेदांता के कार्यकारी निदेशक अरुण मिश्रा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में हम वेदांता के प्रदर्शन में जुझारूपन देखने को मिल रहा है। हमने अनिश्चितताओं और हमारे प्रमुख जिंसों की कीमतों में गिरावट के बावजूद भी वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक औसत की तुलना में कर पूर्व आय में 8% की हमने वृद्धि की है। यानी सब कुछ कमजोर रहने के बावजूद भी रिजल्ट बेहतर रहा है, ये अरुण मिश्रा का कहना है। अब यहाँ पे डीमर्जर को देखे तो कंपनी अपने बिजनेस को अलग अलग हिस्सों में बांटने जा रही है। पहले 6 बिजनेस को अलग करने का विचार था, बाद में उसमें अपडेट किया गया और बेस मेटल अंडरटेकिंग को डीमर्जर से बाहर करने का फैसला किया गया। अब इस मामले में 5 मार्च 2025 को एनसीएलटी में देखो कि दूसरी मोशन पिटीशन दायर की गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 12 नवंबर 2025 को होनी है। तो ये देखो कि हमने कल ही डिस्कस किया कि सेबी ने भी अपनी तरफ से नो ऑब्जेक्शन दे दिया है। वो डीमर्जर के लिए बिल्कुल सेबी की तरफ से कोई अभी इसमें रुकावट नहीं है। सिर्फ अभी कुछ सवाल जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के हैं, जिनके जल्दी से जल्दी निपटारा होगा और फिर ये डीमर्जर भी कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे एक तरह की आप देख सकते हो कि वॉइस रिसर्च ने जो रिपोर्ट जारी की थी उस पे कहा है कि उस रिपोर्ट का जो आधार है वो बिल्कुल गलत है, निराधार उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। और मैनेजमेंट ने कहा कि रेगुलेटर द्वारा मांगी गई सभी जानकारी ऑलरेडी हमने जमा करा दी है। इन आरोपों के आधार पर नतीजों में किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी चिंता की कोई बात नहीं है, वो सारी की सारी जो उन्होंने जानकारी जो पब्लिक डोमेन में थी उसको बड़ा चढ़ा के पेश करके और एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की, अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने शॉर्ट सेल करे शेयर, लेकिन उनको उनकी खुद की मुँह की खानी पड़ी, शेयर की प्राइस वो गिरा नहीं पाए। अपडेट एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता है कि जेपी एसोसिएट के लिए सबसे बड़ी बोली वेदांता ने लगाई है 17,000 करोड़ रुपीज़ की। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि जेपी एसोसिएट के खुद प्रमोटर फिर से रेस में आ गए हैं और उन्होंने वेदांता से बड़ी बोली लगा दी, 18,000 करोड़ की बोली लगाई है। वो अपनी कंपनी में फिर से कंट्रोल चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने सबसे बड़ी बोली लगाई है। यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल जो मामला है वो चल रहा है, वो सीओसी के पास है। वो जितनी बोलियां लगी है उसकी इस समय वो जांच कर रही है। उसमें 12,505 करोड़ की जो बोली है, आप देखें तो ये अदानी ग्रुप की बोली 12,505 करोड़ की और 17,000 करोड़ की बोली अब वेदांता की। अब यहाँ पे इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया, जहाँ पे जो प्रमोटर ग्रुप है वेदांत जेपी एसोसिएट के, वो फिर से मैदान में आ गए। तो देखना होगा क्या कंपनी वेदांता को मिलती है या फिर और कोई कंपनी का अधिग्रहण करेगा। लेकिन कुल मिला के देखें तो इतनी चिंता की बात नहीं, रिजल्ट उतना खराब नहीं है। रिजल्ट में जो जो भी देख सके लॉस कम हुआ उसकी वजह हमने जान ली है, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।